आप देख रहे हैं संडे बिग स्टोरीज। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये रही आज की हेडलाइंस। मिस्र में होने वाली गजा सीजफायर साइनिंग सेरेमनी में शामिल नहीं होगा ईरान। जंग के खात्मे के बाद गजा की हुकूमत में हिस्सा नहीं बनेगा हमास। 6 अरब मुल्कों पर इसराइल से चुपचाप सिक्योरिटी रिलेशंस मजबूत करने का इल्जाम। गजा सिटी में बेघर लोगों पर बारिश ने भी ढाया सितम। खान यूनिस की सड़कों पर राहत के ट्रक पहुंचे, लोगों के चेहरे हुए गुलजार। मिस्र ने रवाना किया 400 ट्रकों का काफिला 9000 टन इंसानी मदद के साथ। अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहद पर भारी झड़पें, भारी जानी नुकसान की खबर। और ईरान में फिर उठे सवाल, क्या साबिक सदर रईसी का हेलीकॉप्टर हादसा सच में था हादसा? आज संडे है, दुनिया भर की खबरें आज नहीं आते, लेकिन फिर भी मुझे लगा आपसे मिलना चाहिए तो आ गए। गजा सीजफायर समझौते की साइनिंग सेरेमनी में ईरान शामिल नहीं होगा, यह ऐलान हो गया है। ईरानी मीडिया ने खुलासा किया है कि ईरान मिस्र में मंडे को पीर को होने वाले गजा सीजफायर के दस्तखती जलसे में साइनिंग सेरेमनी में शिरकत नहीं करेगा। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से एक जराये ने बताया है कि तेहरान को दावतनामा तो मिला था, मगर उसने मिस्र के शर्म शेख शहर में समिट जो होने जा रही कल, उसमें शामिल ना होने का फैसला किया है। इससे पहले हमास के सियासी दफ्तर के सीनियर मेंबर हुसाम बदरान ने भी वाज़ेह किया था कि हमास भी मिस्र में होने वाली इस रस्मी साइनिंग सेरेमनी का हिस्सा नहीं बनेगा। जहां तक मुझे इल्म है, इसराइल की तरफ से भी कोई इसमें नहीं जा रहा। मतलब जिनके बीच अमन मुआहदा हो रहा है, साइनिंग सेरेमनी हो रही है, वो ही नहीं जा रहे हैं। हुसाम बरदान ने उन दावों को भी बेमानी करार दिया जिनमें कहा गया था कि हमास की क़यादत यानी हमास की लीडरशिप गजा छोड़ देगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के प्लानिंग के तहत वो बाहर निकल जाएगी। बदरान ने कहा, कोई भी फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है, और जो ये सोचता है कि गजा को उसके अहले गजा से जुदा किया जा सकता है, वो हकीकत से बेखबर है। दोस्तों, यानी एक तरफ अमन के कागज़ तैयार हैं और दूसरी तरफ इज़्ज़त मकाम की ज़िद अभी बाकी है। एक बड़ी खबर सुन लीजिए, हमास अब गजा की हुकूमत में शामिल नहीं होगा। हमास से जुड़े एक भरोसेमंद ज़राए ने AFP को बताया कि हमास जंग के बाद गजा की हुकूमत में हिस्सा नहीं लेगा, यानी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये बयान उस वक्त आया है कि जब मिस्र में गजा अमन कॉन्फ्रेंस के लिए दुनिया भर के रहनुमा जमा होने वाले हैं। कल जा रहे हैं, हमने आपको बताया था, इटली के PM जाएंगी, फ्रांस के सदर जाएंगे, अरब ममालिक के लीडर जाएंगे, सब लोग जा रहे हैं कल, बड़े बड़े लोग। ट्रंप आ रहे हैं ना। ज़राए के मुताबिक हमास के लिए गजा की हुकूमत का मामला बंद हो चुका है। जंग के बाद बनने वाले इदारे में हमास किसी भी दर्जे पर शामिल नहीं होगा। हाँ, हमास फ़लस्तीनी ताने बाने का एक बुनियादी हिस्सा बना रहेगा। कहा जा रहा है कि हमास ने हुकूमत पर काबिज रहने के बजाय एक सियासी मोर्चा बनने का रास्ता चुना है, ताकि वो अपने असर को बाकी रख सके, मगर हुकूमत से दूर रहकर। वॉशिंगटन पोस्ट का एक बड़ा दावा है जो आज घूमे फिर रहा है। जिन अरब मुल्कों ने गजा की जंग की मुखालफत की चिल्ला चिल्ला कर, वही चुपचाप इसराइल के साथ मिलकर काम करते रहे। लेकिन ये वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है। जिस अमरीकी मीडिया पर मुसलमान अक्सर दो धड़ों में बंट जाते हैं, अक्सर एहतियात से नज़र डालते हैं और उस मीडिया को वेस्टर्न प्रोपेगेंडा कहते हैं, उसी की एक रिपोर्ट ने आज मुस्लिम दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी, एक डिवीज़न पैदा कर दिया है। ये रिपोर्ट मुसलमानों के एक धड़े को बहुत पसंद आएगी और आ रही है, दूसरे धड़े को बहुत नापसंद। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि 6 अरब मुल्कों ने पिछले 3 सालों से या 3 सालों में इसराइल के साथ अपनी सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजबूत किया है, जबकि उन्हीं मुल्कों की हुकूमतें गजा में इसराइली जंग की सख्त मुखालफत करती दिखी। इस रिपोर्ट के मुताबिक, वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, UAE, बहरीन और कतर, ये सब रीजनल सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट नामी एक सीक्रेट फौजी ढांचे का हिस्सा रहे हैं। इसमें मिलिट्री और इंटेलिजेंस शेयरिंग दोनों शामिल हैं। मिलिट्री और इंटेलिजेंस शेयरिंग। इसमें कुवैत और ओमान को भी मुमकिना नए पार्टनर के तौर पर बताया गया है कि ये भी बनने जा रहा है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि सितंबर में इसराइल के कतर पर हवाई हमले के बाद कि रिश्ता फौरी तौर पर टेंशन में आया था, लेकिन अब गजा सीज़फायर की निगरानी में यही मुल्क
अहम किरदार निभा सकते हैं। मतलब साफ है कि ज़ाहिर में एतराज़ और पर्दे के पीछे एहतमाम। लेकिन फिर दोहरा दूँ, ये वही वेस्टर्न मीडिया है और ये वही मुसलमान हैं जो इसकी हर रिपोर्ट में किए गए दावे पर कभी उसके सपोर्ट में तो कभी मुखालफत में खड़े नज़र आते हैं। बस ये इस पर डिपेंड करता है कि रिपोर्ट से फ़ायदा किसके नैरेटिव को है। असल में ये नैरेटिव की जंग का ही हिस्सा है। ईरान पर कुछ रिपोर्ट्स आई थी इसकी, एक धड़े ने मुस्तरद कर दी, दूसरे ने पूछा सवाल कि ये क्या है। अब इधर आई ये रिपोर्ट। खैर, इस रिपोर्ट की टाइमिंग गजब है। पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत मायने रखती है और जियो पॉलिटिक्स में। ये तब हो रहा है जब मुस्लिम वर्ल्ड में यूनिटी होने से इसराइल परेशान भी है और उसे सीज फायर के लिए झुकना भी पड़ा। ये तब रिपोर्ट आई है। ज़रा आप भी सोचिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल तो यही मुल्क गज़ा में मदद का सामान भी भेज रहे हैं। अब कुछ खबरें तस्वीरों के साथ। गज़ा सिटी लौटे बेघर फ़लस्तीनी ख़ानदान बारिश के नीचे ज़मीन पर बैठकर दुआएं करते नज़र आए कि बस न कोई छत न कोई पनाह। सीज़ फायर के बाद जब ये लोग साउथ गज़ा से अपने तबाह घरों की तरफ लौटे तो वहाँ सिर्फ मलबा, कीचड़ और टूटी हुई यादें थीं। ऊपर से बारिश ने हालात और ख़राब कर दिए। जो खून से सनने से बच गया था वो बारिश में भीग कर कीचड़ में सन गया। छोटे छोटे बच्चे भी बिना चार दीवारी के भीग गए। लेकिन भीगी रेत पर बैठे इन चेहरों पर फिर भी उम्मीद की हल्की लौ झिलमिला रही है। उनके दिलों में ये यकीन है कि एक दिन आसमान फिर इन्हीं सिरों पर साया करेगा और उनका घर फिर से आबाद हो जाएगा। यही उम्मीद है जो गज़ा को जिंदा रखती है। एक और खबर, गज़ा के ज़ख्मी इलाकों में आज नई रौनक देखी गई। खान यूनिस की सड़कों से राहत के ट्रक गुजरते देखे गए, मैंने पहुंचते देखे। इनमें खाने पीने का सामान, दवाइयाँ और ज़रूरत की तमाम चीज़ें भरी हुई थीं। ये वही सरजमी है जहाँ कुछ दिन पहले तक धुआं, खौफ और मौत का साया था। अब वहीं अमन और राहत की दुआएं गूंज रहे हैं। लोग राहत के सामान ले लेकर घरों को लौट रहे हैं। हाथों में उनके पैकेट्स हैं। सीज फायर के ताज़ा मुआहदे के तहत गज़ा में इंसानी मदद का सिलसिला तेज़ किया गया है और राहत के काफिलों को नॉर्थ से साउथ तक दोनों अहम सड़कों पर बेरोक टोक आने जाने की इजाज़त दी गई है। लोग कहते हैं सामान से ज़्यादा हमें यकीन चाहिए था कि दुनिया अब भी हमें देख रही है, और उन्हें ये यकीन मिल गया है। खान यूनिस से उठते धूल के गुबार में अब बस एक ही दुआ तैर रही है, राहत का ये काफिला अमन का आगाज़ बन जाए। गज़ा के ज़ख्मी दिल तक राहत पहुंचाने की एक और बड़ी कोशिश आज अंजाम दी गई। मिस्र ने, इजिप्ट ने 400 ट्रकों का एक बड़ा काफिला रवाना किया जिसमें 9000 टन इंसानी मदद, खाना, पानी और दवाइयाँ लदी हुई हैं। ये सब रफ़ा बॉर्डर से होते हुए अब गज़ा पहुंच रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल ने हर ट्रक की जांच की शर्त रख दी है। वो कहता है हर गाड़ी को तफ्तीश के बाद, जांचने परखने के बाद ही गज़ा में दाखिल होने दिया जाएगा। इसीलिए बहुत से ट्रक आगे चले गए जांच के बाद। कुछ ट्रक अब भी फंसे हुए हैं, मगर वो भी पहुंच जाएंगे। मिस्र की तरफ से ये राहत सिर्फ राहत नहीं है, सिर्फ राहत का सामान भी नहीं है, बल्कि हमदर्दी और इंसानियत का पैगाम है उन लाखों लोगों के लिए जो अब भी मलबे के बीच जिंदा रहने की जंग लड़ रहे हैं। गज़ा की सरजमी इन पहियों की आहट से एक बार फिर ये कह रही है, मदद पहुंच रही है, जिंदगी लौट रही है। तुर्की की तरफ से भेजी गई इंसानी मदद भी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के जरिए गज़ा में दाखिल हो गई है। इस राहत में खुराक, पानी, दवाइयाँ और मेडिकल सप्लाईज शामिल हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक नए मुआहदे के तहत तुर्की को अब सीधे गज़ा में राहत भेजने की इजाज़त दी गई है। खैर, इसकी कंफर्मेशन और आ जाए, ये वही तुर्की है जिसने जंग के पहले दिन से गज़ा के लिए अपनी आवाज़ बुलंद रखी। उसके लोग सड़कों पर निकले, उसके सदर चीख चीख कर नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल कहते रहे और हिटलर से उनके कंपैरिजन करते रहे। अब वही तुर्की ज़मीनी मदद से भी लोगों को राहत की बुलंदियां देना चाहता है। गज़ा सिटी की सड़कों पर आज एक नई हलचल है। बुलडोज़र मलबा साफ कर रहे हैं। कल और मामला था, आज गज़ा सिटी का मामला है।
जबरी तौर पर बेघर किए गए लाखों फ़लस्तीनी अपने उजड़े शहरों की तरफ लौट रहे हैं। रास्ते साफ हो रहे हैं। हर मोड़, हर गली, हर दीवार पर जंग के निशान बाकी है, मगर लोगों की आंखों में उम्मीद की रोशनी फिर से चमक रही है। उधर खान यूनिस म्यूनिसिपैलिटी की टीमें नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बाहर इंतजामात में जुट गई हैं, सफाइयाँ कर रही हैं, मलबे हटा रही हैं। उन फ़लस्तीनी कैदियों की वापसी की भी यहाँ तैयारी की जा रही है, जिन्हें इस्राएली जेलों से रिहा किया जाना है। 2 साल की तबाही के बाद अब गज़ा की सरजमी पर आवाज़ें फिर से गूंज रही हैं। मलबा हटा दो, अब ज़िंदगी लौटने दो। ज़िंदगी लौट रही है। सीज़फायर के बाद गज़ा की सड़कों पर वापसी का काफ़िला चला आ रहा है। तबाही के बीच ज़िंदगी की जानिब ये सफ़र जारी है। सीज़फायर के ऐलान और इस्राएली फ़ौज के अल रशीद स्ट्रीट और गज़ा पट्टी के ज़्यादातर इलाकों से वापसी के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी लोग अब नॉर्थ गज़ा की तरफ लौट रहे हैं। यह काफ़िला 3-4 दिन से चला जा रहा है। कोई पहुंच गया है, कोई पहुंचने वाला है। कतारें लगी हैं, भीड़ है, लेकिन हर किसी को घर पहुंचना है। वो रास्ते जो कभी ज़िंदगी की रगें और नसें थे, अब राख और मलबे से भरे पड़े हैं, मगर इन रास्तों पर चलने वालों के कदमों में एक अजीब सा इरादा है जो कहता है हम लौटेंगे। चाहे दीवारें गिर गई हों, पर हमारी जड़ें बाकी हैं, इसलिए हम लौटेंगे। गज़ा की तबाह सड़कों पर अब फिर से इंसानी हलचल की आहट है। हर लौटता हुआ चेहरा एक जंग के बाद ज़िंदगी की जीत का ऐलान करता दिख रहा है। ये आम लोगों की फतह है और ये उनके घर की तरफ जाने की तस्वीरें हैं। अब बात गज़ा से बाहर निकल कर करते हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर खूनी झड़पें हुई, आप सबको पता है, हमने भी बताया। दोनों मुल्क एक दूसरे को भारी नुकसान का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अफ़गान हुकूमत का दावा है कि उसकी फ़ौज ने रात भर चली कार्रवाइयों में 58 पाकिस्तानी सिपाहियों को हलाक कर दिया। अब ये कन्फर्मेशन इंटरनेशनल अखबारों में आ गई तो हम भी कर रहे हैं। पाकिस्तान का कहना है कि उसने 19 अफगान बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा कर लिया और तालिबान और उनके हमराह 200 लड़ाके मारे गए, यानी सैकड़ों लोग मारे गए हैं दोनों तरफ से मिलाकर। दोनों तरफ से जारी ये झड़पें उस हवाई हमले के बाद शुरू हुई जिनको लेकर अफगानिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने हम पर किए हैं, इसलिए हमने बदला लिया है। सरहद पर मेन रास्ते बंद कर दिए गए हैं और दोनों ममालिक की फ़ौजें हाई अलर्ट पर हैं। अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ने कहा है कि हमने अपना मकसद हासिल कर लिया है और अभी के लिए लड़ाई रोक दी है। वहीं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान उम्मीद करता है कि तालिबान हुकूमत सरहद पर दहशतगर्दी फैलाने वालों के खिलाफ ठोस कदम उठाएगी। दोनों पड़ोसी अब फिर उसी पुराने सवाल के सामने आकर खड़े हो गए हैं। दुश्मनी कौन ख़त्म करेगा और अमन की शुरुआत कौन करेगा? यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी बाकी है। ईरान में फिर से एक सवाल उठा है, क्या साबिक सदर इब्राहिम रईसी का हादसा वाकई हादसा था? ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के सीनियर एडवाइज़र हैं अली शामखानी। उन्होंने कहा है कि पहले हुई तहकीकात में साबिक सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में मारे जाने का कोई बाहरी हाथ वाला सबूत नहीं मिला था। लग रहा था यह हादसा है, लेकिन अब यह मामला फिर से सुर्खियों में है। इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के बाद शामखानी ने इशारा किया कि मुमकिन है कि इस हादसे में कोई ऐसा तरीका या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई हो जो ईरान की मौजूदा काबिलियत से परे है और जिसका पता लगा पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा, हमारी जांच में किसी बाहरी दखल के सबूत नहीं मिले थे, मगर हालिया हालात में कुछ पहलू ऐसे हैं जो नई तहकीकात की मांग करते हैं। दोस्तों, ईरान की सियासत में अब फिर वही पुराना सवाल घूम रहा है, क्या इब्राहिम रईसी की मौत एक साजिश थी या सिर्फ एक हादसा? ये थी कुछ बिग न्यूज़ जो आपके सामने ईमानदारी से रखती। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।